अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन ने दीगर सियासी जमातों को जहां ये लग रहा है कि नवाज शरीफ आजकल लाडले हैं और उनको पूरी तरह से रिलीफ फराहम किया जा रहा है और उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई थी 2018 में उसको सुधारने के लिए नवाज शरीफ को तो रिलीफ दिया ही जा रहा है, लेकिन पूरी नून लीग को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से आजकल जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको सुधारा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिसने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की थी उसका एहतसाब होना चाहिए। उनका ये कहना है कि हमें जो ज़ख्म दिए गए थे हम उनको नहीं भूले हैं। पीटीआई के चेयरमैन ने जो हमें ज़ख्म दिए उनको भी हम भुला नहीं सकते हैं। ये भी कहा कि 190 बिलियन पाउंड का जो केस था वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड केस था और आजकल जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है इसका जिम्मेदार भी उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही करार दिया है। ये सवाल भी उठाया कि जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए उनसे पूछा जाए। अब कौन पूछेगा, कब पूछेगा, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जो इस वक्त नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली है या जो सियासी सरगर्मियां हैं वो कुछ ऐसी देखने में आ रही हैं कि इत्तेहाद किए जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। सिंध में इत्तेहाद बनाने के बाद, बलूचिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद, फजलुर रहमान उनके साथ, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया है, जबकि अकाफ लीग के साथ भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मामलात तय पा गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर नवाज शरीफ को पूरे प्लान के तहत लाया गया है और उनको रिलीफ दिया भी जा रहा है तो आखिर मुस्लिम लीग नून को दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ रही है। और अब जमातें जब एक साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ चलेंगी, मुस्लिम लीग नून के साथ चलेंगी, तो फिर आखिर इलेक्शन किसके खिलाफ नून लीग लड़ेगी? क्या पीपल्स पार्टी या फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ? इसके अलावा अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करवा दिए गए और इलेक्शन कमीशन में इन इंतखाबात को गैर शफाफ करार देते हुए दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिन पर आज समाअत भी हुई। और अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और 12 दिसंबर तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। अकबर एस बाबर ने दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालिबा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेंबर की जानिब से ये कहा गया कि दोबारा इलेक्शन का मामला तो भूल जाएं, हमने शफाफ इलेक्शन का कहा था। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इलेक्शन कलअदम हो जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली होगी क्या और क्या तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बचा पाएगी या नहीं? इसके अलावा आज का एक और अहम मौजू जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अफगान मुहाजिरीन के साथ बर्ताव पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल से एक खुसूसी लेटर जारी किया गया है, एक पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी परेशान कर देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, जिस तरह से उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, तो ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, कुरान पाक में जो अहकाम दिए गए हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा अफगान मुहाजिरीन के साथ हुस्न सलूक पूरी कौम पर फ़र्ज़ है। तो अब सवाल ये है कि हुस्न सलूक का लेक्चर सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों दिया जा रहा है और क्या चेयरमैन पीटीआई रियासत मुखालिफ एजेंडे पर हैं और क्या वो एक ज़िद पर आ गए हैं कि जो भी बात करनी है या जो भी कदम उठाना है वो रियासत के अगेंस्ट उठाना है? तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन्हीं मामलात पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनका इस पर नज़रिया क्या है, तज्ज़िया क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की जानिब से आज जो बयानिया सामने आ रहा है आजकल, उसमें उनका ये कहना है कि वो इक़्तिदार तो चाहते ही हैं लेकिन साथ ही साथ वो उन लोगों का एहतसाब भी चाहते हैं जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की। तो इसी मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान आज के प्रोग्राम में हैं अताउल्लाह खटक साहब, पीटीआई के रहनुमा, सर आपका बहुत शुक्रिया। सलमान खान PMLN के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एंकर पर्सन और तज़ियाकार मसूद रज़ा भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले
सलमान साहब, पहले तो नून लीग का कहना ये था कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं, इंतकाम की सियासत नहीं चाहते हैं, सिर्फ मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ का ये कहना है कि वो एहतसाब चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की थी। तो क्या बयानी में कुछ तब्दीली आई है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए इसमें ना आज जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयान आपने देखा, शेयर भी किया अपने प्रोग्राम में, जी जी। उसके जो डायरेक्शन है वो खुदा न खास्ता इंतकामी कार्रवाई नहीं है, लेकिन एक सिस्टम की दुरुस्त की ज़रूर है। आज आप देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल की बात हो रही है, उसकी वो केस की बात हो रही है। हमारा जो अदालती निज़ाम है उस की शफाफियत और उस एक वक्त के ऊपर इंसाफ मिल जाना, विच इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसकी बात हो रही है। इस सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है कि ये सिस्टम जितने भी है हमारा अदालती निज़ाम, उसके साथ साथ जितने भी हमारे जो हुकूमती मशीनरी भी है, जो हमारे बहुत सारे इदारे भी हैं, उनका जो एक निज़ाम है, उसमें इंसाफ का जो सिस्टम है, उसको ओवरहॉल की बड़ी ज़रूरत है। आज आप देखें तो हमारे एक आम आदमी को इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है। मुझे तो एक चीज़ ये नहीं समझ आती है, जितनी भी बड़ी अदालतें हैं, आप ये देखें कि एक चीज़ कॉमन है उसमें, कि उनके जो फ्रंट डोर है ना, वो सब बंद होते हैं, पीछे के दरवाजे खुले होते हैं। तो आप ये एक कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है, आप कभी नोटिस कीजिएगा। आम आदमी को इंसाफ मिलना नामुमकिन है। इस वक्त जेलें भरी हुई हैं एक बहुत बड़ी तादाद में उन कैदियों से जिनके पास वकील कराने के पैसे नहीं हैं, और वो बेचारे सालों साल मुशक्कती बन के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे, और उनके पास लॉयर कराने के भी पैसे नहीं होते। इस सिस्टम को जब तक इस पूरे अदल के निज़ाम को ओवरहॉल होने करने की ज़रूरत है। अगर एक आम आदमी को, सियासतदान तो ज़ाहिर है वो तो है ही प्रॉब्लम में, लेकिन सर आम यही आदमी तो को कहा भी जाता है ना, अगर यही तो इंसाफ नहीं कहा जा रहा है मिलेगा। कि नून लीग को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, जो दीगर रहनुमा है उनके भी मुकदमात खत्म देखिए कर दिए गए, कोई जजों को रिलीफ बहाल। नहीं है। देखिए सब इस वक्त भी मियां साहिबान के ऊपर कुछ मुकदमे बाकी हैं, वो अपनी पेशियां इस वक्त भी जा रहे हैं, अदालती निज़ाम को कंप्लाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे सबूत नहीं मिल रहे वैसे वैसे ही बरियत हो रही है। लेकिन इस वक्त भी कई मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, और उसमें मियां साहिबान और हमारी आला जो लीडरशिप है वो पेश है, और अपने आप को उन्होंने सरेंडर किया हुआ है इस अदालती निज़ाम के सामने। तो मैं समझता हूँ किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। ये तो वो इंसाफ है जो बहुत ताखीर के बाद मिला है, और हम यही चाहते हैं कि ये जो ताखीर है इस जी निज़ाम के अंदर, इस ताखीर की वजह से इसके जो नेगेटिव रेपरकशंस हैं मईशत के ऊपर, आज आप देखें आप माइनस में चले गए। आज आप देखें तो इस मईशत को दोबारा से 6% प्लस पे ले जाने के लिए अच्छा खासा वक्त भी दरकार है, एफर्ट्स भी दरकार है। तो इस पे सोचना तो जरूरी है ना कि 2017 में पनामा से आखिर इस कौम ने क्या फायदा हासिल किया, कि जिसके बाद आपने एक बहुत बड़ी तब्दीली करी, बहुत सारी आप समझे फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप को चेंज कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को क्या उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये अगर आज हम इस पे हम बात नहीं करेंगे और इसको दबा देंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। इसी तरह आपने एक प्रोग्राम में बात करी कि मुस्लिम लीग नवाज मुख्तलिफ जमातों के पास जा रही है तो वो लड़ेगी किसके खिलाफ। ऐसी बात नहीं है, इसमें हमारे डायलॉग हो रहा है MQM समेत सारी जमातों से, लेकिन ये बात हो रही है एक लॉन्ग टर्म रोड मैप की, जिसको शहबाज साहब ने अपने वक्त में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए कहा। इस पर मैं आपसे मजीद भी राय लूंगी। इस वक्त हम अताउल्लाह खटक साहब की जानिब जाएंगे। अताउल्लाह खटक साहब, जैसा कि सलमान साहब कह रहे हैं कि ये सिस्टम की खराबी है, उस दौर में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, आज जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं। फिर नवाज शरीफ का ये भी कहना है कि जो भी आज हालात हैं मुल्क में उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। फिर 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसको तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया है, क्या कहेंगे आप? लंदन में उन्होंने मुतालबा किया था और उसका के एहतसाब होना चाहिए, फिर 2 दिन बाद उस मुतालबे से वो दस्तबरदार हो गए, वो ज्यादा बाखबर होते हैं, मीडिया पे वो चल रहा था। अब जो वो पैगामात देते हैं
وہ اس کو پروٹوکول دیا گیا تھا، چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کو لے آئے، اس کے لیے لوگ شامل کیے گئے، اس کے لیے جو ہے اتحاد بنائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ احتساب اس طرح ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کے سارے لوگوں کو، یعنی ان کو الیکشن کے یہ پورے سسٹم سے آؤٹ کیا جائے، ان کے لیے بالکل میدان صاف کیا جائے، یہ احتساب ان کی نظر میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسز تو یا تو ایف آئی اے نے بنائے ہوں گے، یا نیب نے بنائے ہوں گے، یا کسی اور ادارے نے بنائے ہوں گے۔ اگر عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی بنیاد پہ دیے ہوں گے وہ فیصلے، بالکل احتساب ہونا چاہیے۔ کل اگر نیب کہہ رہا تھا، کل اگر ایف آئی اے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے اور اس نے کرپشن کی ہے اور وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا، تو آج وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کیسز سارے واپس لیتے ہیں اور وہ پاک صاف ہے۔ یہ کیسز چیئرمین پی ٹی آئی نے نہیں بنائے تھے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں بنائے تھے، ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا۔ اگر یہ سارے کیسز دیکھے جائیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ہوں یا شہباز شریف کے ہوں یا دیگر جو سیاستدان ہیں ان کے ہوں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے کے کیسز ہیں۔ ہماری حکومت میں ہو سکتا ہے 2-3 مقدمے یا 4 کیسز بنے سر آج کل جو ان کا کیسز ضرور چل ہم نے رہی ہیں جواب دینا ہے، تحریک انصاف کے خلاف، وہ آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا جو کیس ہے، یہ تو نواز شریف نے کہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، پھر انٹرپول سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے ملزمان کو واپس لانے کے لیے، تو یہ تو مزید ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے مشکلات میں اضافہ اس وقت سے ہوا ہے جب رجیم چینج ہوا ہے۔ اس وقت سے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، جھوٹی ایف آئی آر اور یہ مختلف کیسز۔ آج آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر ان کے پاس اتنا بڑا کیس ہے، اگر ان کے پاس اتنے ثبوت ہیں اور ہم نے اتنا بڑا کرپشن کیا ہے، غلط کام کیے ہیں، تو پھر آپ ان کے ذاتیات پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ ان کی ذاتی زندگی پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، یہ جو کچھ لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہم اس کو یا تو نائل کر سکتے ہیں یا اس کو خدا نخواستہ۔ سیاسی مقدمات ہیں صرف چیئرمین پی ٹی آئی پر، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، سیاسی مقدمات تو آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ حقیقت میں اگر مقدمات ہوتے تو ایک مقدمہ ہوتا، 2 ہوتے، 10 ہوتے، 20 ہوتے۔ اگر 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 200 کیسز اگر عمران خان صاحب کو کیسے ممکن ہے؟ ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لاہور میں اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے کوئٹہ میں، وہ بیٹھے ہوئے لاہور میں، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی کراچی میں، کوئی کوئٹہ میں وکیل جو ہے وہ قتل کیے گئے، اس کی ایف آئی آر ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو یہ سارے کیسز جو ہیں ایسے مقدمات تو ہم نے تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھے ہیں جو دیگر سیاسی جماعتوں پر بنائے جاتے تھے۔ آپ دیکھ لیں گے جی سر، آگے چلتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز ختم ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب سرخرو ہو کے آئیں گے۔ عمران خان صاحب کو صرف اس لیے جیل میں ڈالا گیا کہ ان سے اپنی مرضی کی باتیں منوائی جا سکے جو کسی صورت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر مسعود اظہر صاحب کا ہم موقف لیں گے۔ مسعود صاحب، ابھی جو آپ نواز شریف کے بیانات دیکھ رہے ہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ان کا بیانیہ کچھ تبدیل ہوا ہے، وہ احتساب چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سیاسی جماعتوں سے جو ان کی بات چیت چل رہی ہے، اتحاد ہو رہا ہے، ضرورت ایسی کیوں پیش آ رہی ہے نواز شریف کو کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد کیا جائے، اور ان کے سامنے مد مقابل اپوزیشن کون ہوگی پھر؟ بہت شکریہ آپ کا شمائلہ، اور سلمان بھائی کو اور خٹک صاحب کو دونوں کو سلام۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور آپ نے سلمان بھائی کو تو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اب وہ بات کو کہیں سے کہیں نہیں، بات کہیں پر بھی نہیں کی نواز شریف صاحب نے عدالتی نظام کی درستگی کے حوالے سے۔ انہوں نے تو واضح موقف اختیار کیا، نام دیے ہیں لوگوں کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتساب کون کرے گا، کس سے مطالبہ کر رہی ہیں؟ وہ نگراں حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں
या वो ये कह रहे हैं कि वो जब इख्तिदार में आएंगे तो एहतसाब करेंगे। ना तो वो नाम ले रहे हैं, ना तो वो ये कह रहे हैं कि वो जब इख्तिदार में आएंगे तब इन शख्सियात का एहतसाब करेंगे। उन्होंने उस वक्त कहा था, जब लंदन में थे, कि जब इख्तिदार में आएंगे तो नाम लिया था और कहा था इन लोगों का एहतसाब करेंगे। अब वो ये बात नहीं कर रहे। तो नवाज शरीफ साहब को क्यों इसकी जरूरत पेश आई? शायद इसलिए जरूरत पेश आई कि जो आपने दूसरा सवाल किया कि वो दूसरी पार्टियों से सबसे तो मुलाकातें कर रहे हैं, यानी वो एमकेएम से भी मुलाकात कर रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं, वो जीडीए से भी इत्तेहाद करेंगे, वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जेयूआईएफ से भी इत्तेहाद कर चुके हैं, वो तहरीक इस्तेहकाम से भी इत्तेहाद कर चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में परवेज खटक साहब से भी कर ले, एक पीपल्स पार्टी बचती है इत्तेहाद करने के लिए। ये सबसे तो वो इत्तेहाद कर रहे हैं, और ये तमाम वो जमातें हैं जिनके अपने मुस्तकबिल का कुछ नहीं पता, जिनको खुद सहारों की जरूरत है। आप एमकेएम की हालत देख लीजिए, आप तहरीक इस्तेहकाम की हालत देख लीजिए, आप जेडीए की हालत देख लीजिए, जीडीए की हालत देख लीजिए, सबको सहारों की जरूरत है। तो जिनको सहारों की जरूरत है, मियां साहब उनसे सहारा मांग रहे हैं, और खुद जो उनका पावर बेस है वहां अब तक एक भी पब्लिक अपीयरेंस उनकी नहीं है। एक जलसा किया था जो वो गाड़ी से तशरीफ लाए थे और बहुत ऊंचा स्टेज था, उसके ऊपर गए थे, और पब्लिक इंटरेक्शन वो बराह रास्त ऐसे नहीं था, वो बहुत दूर से लोगों से बातचीत की थी, तो पब्लिक में जाने को तैयार नहीं है। अच्छा मुस्तफा साहब, ऐसा क्यों है? बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि क्यों पब्लिक में जाने को मुस्लिम लीग नून उस तरह से तैयार नहीं है। क्योंकि अवामी मकबूलियत सबसे बड़ा मसला है, आड़े आ गया। आजकल बड़ा एक मीम चल रहा है ना कि मियां साहब कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि 75 का नोट है, मार्केट में आ गया, चल नहीं पा रहा। या मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी फिल्म है ना इलेक्शन होने की, इसमें मियां साहब का एक किरदार आइटम सॉन्ग का जैसा है। वो आए हैं, पब्लिक को जमा कर लेंगे, थोड़ी तालियां वालियां बच जाएंगी, माहौल बना लेंगे इलेक्शन का, मगर क्या मियां साहब वजीर आजम बन पाएंगे? इसमें अभी अदालती फैसले हमारे सामने मौजूद होंगे। गालिबन इस हफ्ते में ही इमरान खान साहब के भी केसेस लगे हुए और नवाज शरीफ साहब के भी, तो वो मामला एक अपनी जगह। लेकिन पब्लिक में जो पजीराई होनी चाहिए थी, वो पजीराई तो हमें नजर आती कि लाहौर में जो जलसा हुआ था उससे भी बड़े बड़े जलसे होते। वो जाते गुजरांवाला में, वो जाते मुल्तान में, वो जाते फैसलाबाद में, वो शेखुपुरा में करते, वो पूरे पंजाब में करते, और फिर उसके बाद सिंधी आते, कराची में जलसा करते, पेशावर में जलसा करते। तो कह रहे कि आने वाले वक्त में करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर वो मेरे महबूब कायद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि चौधरी शुजात के पास जो 1.5-2 सीटें हैं वो भी डाउटफुल कि उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए उनसे जाके मुलाकात कर रही। आखिर क्यों? अच्छा, अगर आप ये कहें कि सबको मिलके लेके चलना चाहते हैं, तो इस वक्त से पहले तक मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ रहा कि जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया था उन जमातों को वो साथ नहीं लेंगे। ठीक, लेकिन एमकेएम के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया, अब चौधरी शुजात साहब से जाके मिल लिए। तो अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये कि जिस तरह की हुकूमत वो, क्योंकि उन्होंने कहा था ना आने से पहले कि वो लिख के देने को तैयार है, उनकी हुकूमत आ रही है, तो क्या वो सेम रिपीट करना चाहते हैं उसी हुकूमत को जो पीडीएम की हुकूमत थी, जो कि एक फेलियर था? अगर वो हुकूमत ना होती तो शायद मईशत का ये हाल ना होता, मुल्क में इतनी आइन का ये हाल ना होता कि इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, अदालती फैसले आ गए, उनको नहीं माना गया, पूरा निजाम तलपट होकर रह गया। तो क्या वो चाहते हैं कि इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस हो, जिसमें 85 रुकनी काबीना थी, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना थी। तो अब जब आएंगे तो ये ग्रैंड इलेक्शन और तमाम जमातों को साथ लेके चलेंगे, बराए नाम अपोजिशन होगी नहीं होगी, और एक बहुत बड़ी कैबिनेट के साथ आएंगे, कैसे फैसले कर पाएंगे, कितने आजाद होंगे? तो कई सवालात है ना। मियां साहब का जो ये जो मौक़िफ़ है, ये शायद घबराहट में है कि बयानिया बन नहीं पा रहा, तो चलो यही बयानिया ले लो। बिल्कुल, इस पे जो आपने अभी सवालात उठाए हैं, इस पर हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे एक ब्रेक के बाद, कि क्यों उस तरह का सियासी माहौल नहीं बन पा रहा, क्यों मुस्लिम लीग नून उस तरह से इन नहीं है, और नवाज शरीफ मेल मुलाकातें आखिर क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है, और क्या वाकई घबराहट के शिकार हैं? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो मुल्क में सियासी माहौल बनना चाहिए था वो बन क्यों नहीं रहा है, और क्या नून लीग के जो बयानिया है उसमें कुछ तब्दीली आई है क्योंकि अब एहतसाब का तकाजा किया जा रहा है। फिर जो मेल मुलाकातें चल रही हैं, सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, ऐसी ज़रूरत आखिर नून लीग को पेश आ क्यों रही है? सलमान साहब, क्या नून लीग घबराहट का शिकार है? ऐसी ज़रूरत क्यों है, और क्या सहारे वक्त की ज़रूरत है नून लीग के लिए?
जी सुमैला, एक्चुअली बड़ा दिलचस्प तख़यलाती तज्ज़िया सुन रहा था मैं और महसूस भी हो रहा था। पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ नहीं ला रहे थे तो तय था कि जी वो शायद मियां साहब नहीं आएंगे। जब उन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया तो फिर ये होगा कि जी जलसा इनका कामयाब कभी नहीं होगा। जब जलसा भी कामयाब हो गया तो आज बात हो रही है कि वो तो बहुत स्टेज पे ऊपर खड़े थे तो ये लोगों से तो इंटरेक्शन नहीं हुई। अब जब ये चीजें भी हो रही हैं तो अब बात ये हो रही है कि जी बाकी जगह पे जलसे क्यों नहीं कर रहे और बाकी पार्टी से क्यों मिल रहे हैं और क्या जरूरत है। तो इसमें मैं आपसे मुख्तसरन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को ऑन अ डेली बेसिस, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़े ग्रास रूट लेवल के ऊपर हर डिवीजन का कैंडिडेट्स का खुद इंटरव्यू कर रहे हैं। और इस वक्त इतनी बड़ा इनफ्लो है कि हमारी इस वक्त 6,500 से जायद एप्लीकेशंस हैं एमपी और एमएनए हजरात की, सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद डिवीजन की तरफ से। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से जितनी भी ये वो इंटरव्यूज हो रहे हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं राउंड 1। एक एक एमपी की सीट के ऊपर 15 से 20 एप्लीकेशंस हैं जिनमें से टॉप 5, टॉप 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ साहब सुबह 9 बजे शुरू करते हैं और शाम 6, 7, 8 बज जाते हैं। वो ये समझते हैं कि इस काबीना, क्योंकि काबीना जाहिर है इन्हीं लोगों में से, इन्हीं अरकान में से चुन के आएगी, वो ये समझते हैं कि वो टैलेंटेड होना और सही लोगों को लेकर आना और टिकट देना इस वजह। तो एक तो इंडिकेटर हम पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी होता है कि यहाँ पे किसी जहांगीर तरीन साहब के जहाज में भर के कैंडिडेट्स को नहीं लाया जा रहा, लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं और एक मेरिट सिस्टम को फॉलो करते हुए मियां साहब इंटरव्यूज ले रहे हैं। ये काम चल रहा है। जैसे ही फेज 1 में ये काम हो जाएगा, क्योंकि हम इस वक्त पार्टी खुद नहीं चाहती कि जलसे हो, हर डिवीजन में हर एनए की सीट के ऊपर 3 से 4 लोग हैं। अब एक जलसा करेगा दूसरा नाराज, दूसरा करेगा तीसरा नाराज। जब 16-17 तारीख तक ये फैसला हो जाएगा कि किन एनए और एमपी की सीट्स के ऊपर कौन लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्हीं लोगों की टास्क दी जाएगी कि वो जलसे करें। और फिर आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान में सलमान साहब पहले भी यही हिकमत अमली रही है नून लीग की माजी में। देखिए इस जितनी डिटेल में इस वक्त मियां साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूज पहले भी हुए, लेकिन इस दफा माशाल्लाह जितने डिटेल में इंटरव्यूज हो रहे हैं, और इस दफा मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस भी आई हैं। इससे पहले मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेंट्स आए हैं जो हर कोई इस पार्टी में हिस्सा, इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है, और सारी पार्टी से आए मैं समझता हूँ। तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लो है इस वक्त, रिकॉर्ड इन्फ्लो है। मैं समझता हूँ नून लीग और पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात में इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस नहीं आई, और कभी भी इतना बड़े मास लेवल के ऊपर इंटरव्यू प्रोसेस नहीं हुआ। आप उठा के देख लीजिए पाकिस्तान की 70 प्लस तारीख की तारीख को ये। अच्छा, अब आपने दूसरी जो बात करी कि दूसरी सियासी जमातों से मिलने पे क्या, देखिए आप हमेशा याद रखिए जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है, और हमें ये वाज़े पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत की जमात होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अगर 2 सीटों वाला भी कोई है उसको साथ लेके चलना है, क्योंकि इस वक्त जरूरत है निसाब के मईशत की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, ताकि हम इस मुल्क की इकोनॉमी को दोबारा से। लेकिन सर पिछला ऐसा तजर्बा जो था पीडीएम का वो कोई इतना खास कामयाब रहा नहीं था। मसूद साहब आपने यकीनन बातें सुनी होंगी सलमान साहब की, तो उनका ये कहना है कि हम तो पूरी तरह से एक्टिव हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा जो बड़ा एक अहम मामला है तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसके खिलाफ दरखास्तें भी इलेक्शन कमीशन में गई, समाअत भी हुई है, तो आपको आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बैलेट से बल्ला गायब हो जाएगा या लगता है कि ये इलेक्शन का लदम होगा? जी देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है ना, और उनकी सियासत की बात है, तो अब तो उनकी लीडरान की गुफ्तगू सुन के ऐसा लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को पैदा ना होना होता ना तो पाकिस्तान मॉडल से वजूद में नहीं आता। तो क्योंकि आखिरी उम्मीद वही है, वो नहीं होते, अगर इस दुनिया में नहीं आए होते तो पता नहीं पाकिस्तान होता ही नहीं, क्योंकि अगर वो है तो पाकिस्तान बचेगा। जैसे हम लोग सब के सब जो है वो हमेशा रहने के लिए हैं, हम हैं तो दुनिया चल रही है। ये जो चीज है ना, ये किसी इंसान के लिए नहीं है। हम आज हैं कल नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तब भी दुनिया चल रही होगी, तो कोई लाजिम व मलजूम नहीं है इस दुनिया के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे होंगे, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करते होंगे। जरा ये भी बताइए कि बाप के जिन लोगों को आपने शामिल किया पार्टी के अंदर, उनके इंटरव्यूज होंगे क्या? उनको तो आपने टिकट देना है। वो लोग मिसाल के तौर पर हमारे जो ऑपोजिशन लीडर थे, अभी क्या नाम था उनका,
तहरीक इंसाफ से जो आए थे, जनाब पीटीआई से, हाँ, तो वो उनको अपनी पार्टी में आपने शामिल किया है, तो उनको आप उनका इंटरव्यू तो नहीं करेंगे? सर राजा रियाज की बात कर रहे हैं? जी, राजा रियाज साहब और राजा रियाज साहब के जैसे बेशुमार जो इलेक्टेबल्स आपकी पार्टी में शामिल हुए, तो वो तो इसी शर्त में, उसी शर्त में क्या राजा रियाज का कोई इंटरव्यू होना है? राजा रियाज को आपने टिकट देना है, हर सूरत में टिकट देना है। मुमकिन ही नहीं है कि आप टिकट ना दें राजा रियाज को। ठीक सर, इंटरव्यू कर लीजिए, टिकट तो आप देंगे उनको भी टिकट देंगे, बाकी जितने इलेक्टेबल्स हैं उनको भी टिकट देंगे। तो सर अब आप कहते रहिए सलमान भाई आप कहते रहिए, मगर जो आपकी पार्टी में इलेक्टेबल्स आए हैं वो आए इसी शर्त पर है, इसलिए तो फड्डा पड़ा हुआ है आपके यहाँ कि फैसलाबाद में पुराने बंदों को देना है, नए बंदों को देना है, गुजरावाला में नए बंदों को देना है, पुराने बंदों को देना है। पार्टी के अंदर जो आपकी रिफ्ट चल रही है, और रिफ्ट क्या है मुझसे बेहतर आप जानती कि इस वक्त दानियाल अजीज और एहसान इकबाल में फड्डा क्या है? फड्डा यही है। तो आपके यहाँ खुद ये मसाइल शुरू हो गए, तो ये बातें रहने दीजिए कि मियां नवाज, ये तो बहुत अच्छे मसाइल है ना कि एक एक सीट के ऊपर इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये तो बड़ा खुशाइन है किसी भी सियासी जमात के लिए। मेरे ख्याल में खुशाइन ये भी होना चाहिए था कि कोई मुकाबला होता, ये भी होना चाहिए था। जिन चीजों से आप गुजर चुके हैं, जो चीज आप फेस कर चुके हैं, जो आपने कहा कि मुल्क में दोबारा नहीं होना चाहिए, आज आप वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं, करवा रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं। तो इस पर हैरत हो रही है कि वो जिसकी सियासत 26-27 साल की थी, हुकूमत 2.5-3 साल की थी, उसने तो जो किया सो किया। आपकी सियासत 40 साल की है, 3 मरतबा के वजीर आजम है, 4थी मरतबा बनने जा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। और जहां तक पीटीआई की बात है, देखिए पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है। अगर उनके लिए हालात साजगार होंगे तो वो इसी तरह से होंगे कि रियासत फैसला करे। ये सियासी अशराफिया जो है ये अकल के नाखून ले, नहीं लेंगे, आज नहीं, साल 2 साल 3 साल के बाद हालात बदलेंगे, फिर आप दूसरी तरफ होंगे और वो दूसरी तरफ होगा। बिल्कुल ठीक। बस उस दिन के लिए खैर मनाएं। इस पर अताउल्लाह साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। अताउल्लाह साहब बताइएगा कि अकबर एस बाबर की क्या आज दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, और आपको क्या लगता है कि आगे अब अगर बैलेट से बल्ला निकल जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली है? देखिए, सबसे पहले आपने सियासी माहौल की बात की थी, वो जवाब मैं देता हूँ और फिर इसमें भी बात करता हूँ कि सियासी माहौल क्यों नहीं बन रहा है। सियासी माहौल इसलिए नहीं बन रहा है कि जो पॉपुलर पार्टी है, जिसके साथ आवाम खड़ी है, उसको आप करने नहीं देते, और जिनके लिए आवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उनको आप मजबूर कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम करें, आप जलसे जुलूस करें, वो नहीं कर सकते। इनका हशर इस्तेहकाम पार्टी का हशर आपने देख लिया। और बाय द वे मेरे भाई ने कहा कि जहांगीर तरीन के जहाज में लाए गए थे, तो उसको आप अभी इस्तेमाल करें, आपकी बातचीत चली है और आपने बात भी की है, तो वो आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर भी पीटीआई उसके बगैर भी कड़ी है, अंदाजा हो जाएगा, इलेक्शन होने दें, अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं। आपने जो बात की कि इलेक्शन, देखिए पीटीआई को कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। अगर आपने खुदा न खास्ता इस मुल्क को मजाक बनाना है, या सियासत को सिर्फ और सिर्फ हाथ में रखकर एक अपनी मर्जी की हुकूमत लानी है, अपनी मर्जी की जमहूरियत करानी है, और अपनी मर्जी की आपने सियासी जमातें बनानी है, तो फिर आपकी मर्जी है। नहीं तो किस बुनियाद पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की जो सिलसिला है उससे बाहर करेंगे, और क्यों करेंगे? पाकिस्तानी अवाम अगर इमरान खान साहब को पसंद करती है तो आपने तो अवामी राय को अहमियत देनी है ना। आपने इलेक्शन का बुनियादी मकसद क्या होता है? लेकिन अताउल्लाह साहब, हमने कल ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान एहतजाज कर रहे थे कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो शफाफ नहीं हुए हैं। फिर आज जो वीडियोस दिखाई गई इलेक्शन कमीशन में, उससे भी अगर अंदाजा किया जाए तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो साहब है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का न हिस्सा है, ना पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना जो वहां पे लोग थे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने पाकिस्तान को और इस जमहूरियत को मजाक बनाना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो इलेक्शन का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप अवामी राय जो है उसको अहमियत देते हैं, आप अवाम से फैसला देते हैं कि आगे जो आने वाले 5 साल हैं वो पाकिस्तान के फैसले किस जमात ने करने हैं, किन लोगों ने करने हैं। अगर यही बात होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएगी और बनाकर दिखाएगी भी। और अगर आपने चौथी बार प्रोटोकॉल वाले को, जिसको आप लेके आए हैं, उसको वज़ीर आज़म बनाना है, तो ये याद रखिए कि आप
ڈنڈے کے زور پر یا کسی بھی طرح عوامی رائے کو ملیمیٹ کر کے اس کو کریش کر کے بنائیں گے، لیکن چلے گا نہیں معاملہ. پاکستان جو ہے وہ اس کا متعامل نہیں ہو سکتا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صاف و شفاف الیکشن کرائیں. اگر ہمارے کسی بندے نے جرم کیا ہے، اگر ہمارے کسی بندے نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو بے شک عدالت کے سامنے لے آئیں، ان کو سزائیں دیں. لیکن اگر کوئی لوگ جو ہے جنہوں نے جرم جرائم نہیں کیے، کوئی لوگ صاف و شفاف ہیں، وہ الیکشن کا حصہ ہو اور ان کو موقع دیں. اچھا عطا اللہ صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں مقیم تھے ان کو نکالا جا رہا ہے ملک سے، اس پر تحریک انصاف کا موقف ہے کیا؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا حساس معاملہ ہے. پاکستان نے تقریباً 40 سال جو ہے وہ میزبانی کی ہے افغان بھائیوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو یہ اس طرح سے جلد بازی میں یہ فیصلے کیے گئے، یہ دور اندیشی کم از کم میں نہیں کہہ سکتا کہ فیصلے اچھے فیصلے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اتنی جلدی، آپ نے اتنے سال میزبانی کی اور اتنی جلدی آپ اس کو کہیں کہ جی آپ نکل جائیں، اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان سے نکلتے ہیں. ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر. لیکن اس کی آڑ میں یہاں کے پشتون باشندوں کو یا باقی لوگوں کو ہراساں کرنا، بار بار گرفتار کرنا، ان کے گھروں میں پولیس کا جانا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کام نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے جو اچھا کام کیا، جو احسان کیا، جو نیکی کی، اب اس پہ ہم مٹی ڈال دیں اور اب افغانی بھائی جو ہیں ان کو ہم خدا نخواستہ. لیکن سر دوسری جانب سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو احسان فراموشی کرنی بھی نہیں چاہیے. سلمان صاحب، ابھی جو سندھ میں اتحاد بنا ہے نون لیگ کا، پھر ابھی استحکام پاکستان پارٹی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے، تو یہ فیصلے آپ کو کس طرح سے فائدہ پہنچائیں گے؟ مختصر جواب دیجیے گا. جی، ایک تو میں پلیز الاؤ می کہ میں یہ رسپونڈ کروں کہ یہ جو ملکی سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی کا ایک سافٹ کارنر رکھنا چاہتی ہے کے پی کے سے اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ووٹ بینک سے، لیکن جب ملکی سالمیت کی بات ہو تو آئی تھنک بڑی ایک واضح اور ایک جو ایک نیشنل پالیسی ہے اس کو ٹو کرنا چاہیے. یہ میرا اپنا خیال ہے، اور میرا خیال ہے دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو اٹ. اور دیر از اے ہسٹری. جب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بھی گئے، افغانستان کی گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، اور جب وہ ڈائلاگ کامیابی نہیں ہو سکی تو اس کے بعد سو دیر از اے سیریز آف ایکشنز. اگر آپ نیوز فالو کریں تو اس کے بعد ایک انتہائی قدم ہوا، اور میں بالکل انسانی ہیومن رائٹس کی وائلیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں رہتے ہوئے جو کچھ ایکشنز ہو رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر غیر ملکی یہاں پر ہیں اور جو پاکستانی نہیں ہے تو آف کورس ناؤ دا وار از اوور اینڈ دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر ان اے ویری ریسپیکٹیبل وے، ان اے ویری ڈیسنٹ وے. دس از فور شیور. جہاں تک آپ نے بات کری این پی ایم کے ساتھ جو باقی پارٹیز ہیں سندھ میں، سو ڈیفینیٹلی ہم ساری جو جتنی بھی ایسی جماعتیں ہیں جو وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتی یا نہیں بنا پاتی، لیکن ان کا ایک بہت ووٹ بینک ہے اور ان کی بھی تعداد ایک خاصی سائزبل کوانٹٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ریپریزنٹیشن وفاق میں ہمارے، یعنی آپ سیاسی جماعتوں کو موقع دینا چاہتے ہیں. سلمان صاحب، وقت ذرا کم ہے، معذرت چاہوں گی. مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملات کو کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ جی، میں اسی طرح سم اپ کروں گا کہ ملک میں ایک اور تجربہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک ایسا تجربہ ہونے جا رہا ہے جو ابھی ہو چکا ہے. یعنی ایک تمام جماعتوں کی مخلوط حکومت تھی جس نے ملک کی معیشت کو بھی بہتر نہیں کیا، ملک کے سیاسی حالات کو بھی بہتر نہیں کیا، ملک کے آئین و قانون کو بھی بہتر نہیں کیا. اگر اسی طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے تو اللہ خیر کرے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے. فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ واقعی ملنی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جماعتیں الیکٹیبلز کے لیے لڑائی کر رہی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ الیکٹیبلز ہمیں ملے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے آئین و قانون کے مطابق. اس ملک میں کبھی صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے، لیکن اس ملک کا مسائل کا حل یہی ہے کہ عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، شفاف الیکشن ہونے دیں، اور اس کے نتیجے میں قیادت کو سامنے آنے دیں.
ठीक है, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अताउल्लाह खटक, इसके अलावा सलमान खान PMLN के रहनुमा और सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा इन मामलात पर हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की हिमायत में चेयरमैन PTI ने जेल से एक बयान जारी किया है। उनकी जानिब से एक लेटर आया है, उसमें उनका क्या कहना है और जो उनकी जानिब से बातें कही गई हैं वो क्या मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सबसे पहले जो चीज़ मुकद्दम होती है वो मुल्क की सलामती होती है, लेकिन साबिक चेयरमैन PTI ने एक नया सियासी कार्ड फेंका है। उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो था उसको अपना एजेंडा बना लिया। सियासी मफाद के लिए साबिक चेयरमैन PTI ने एक और बड़ा यू टर्न लिया है और माजी की तरह एक बार फिर अफगान इशू पर मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया है और गैर कानूनी अफगानियों की हिमायत कर डाली है और जो मुल्क की सलामती थी उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उनके वज़रा क्या कहते थे, उनके मुशीर कौमी सलामती का क्या कहना था, और आज जब वो हुकूमत में नहीं है तो उनका ये रवैया किस तरह से चेंज हुआ है, उनका अब एजेंडा क्या है, और फिर चेयरमैन PTI की जानिब से जो जेल से खत जारी किया गया है उसमें उनका क्या कहना है। लेकिन माजी में तहरीक इंसाफ का इस इशू पर क्या एजेंडा था और आज क्या है, आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुहाजिरीन के हवाले से अभी हमने तय कर लिया, ज़ाहिर है वो तो हमने सब सुन लिया हमने कि हमारी पहली कोशिश यही कि वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड ना आए, लेकिन अगेन इफ इट हैपेंस तो फिर वही ईरान मॉडल। वसीम हमारी कैपेसिटी नहीं है, देखिए तो हमारी तरफ से ना है, फिर देखिए ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसको सोचें जरा बात को, लोकल इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हुई 40 साल, क्या आपकी इस वक्त लोकल पॉपुलेशन तैयार है इस चीज के लिए? नहीं तो नीचे रिजेंटमेंट होगी। फिर जब आप कहते हैं महाजरीन वहां से आते हैं तो आपका ख्याल है जो TTP ABC BCD बैठा है वहां पे वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? अच्छा, आएगा वो इधर आएगा, फिर दुनिया कहेगी जी यहाँ पे पहुंच, दहशतगर्द आ गए, सेफ हेवन्स, हाइड आउट। अच्छा, फिर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई दहशतगर्दी हुई तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं। सो देखिए ये दुनिया के लिए कहना आसान है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि यूरोपीय ममालिक जो रेफ्यूजीज अफगान हैं भी उनको कह रहे हैं वापस चले जाए, और हमें कह रहे हैं हम तो इसका क्लियर नो है, ये स्टेटेड पॉलिसी है। देखिए क्लियर नो का मतलब होता है कि हमने कहा जी के नहीं लेना। हम ये कह रहे हैं इवन इफ वी वांटेड टू, हमारी इस वक्त पोजीशन नहीं है, ये कोई ऑपोजिशन टू रेफ्यूजीज या अफगान नहीं है, वी आर जस्ट नॉट इन दैट पोजीशन। तो और दूसरी बात वी आर इन दैट पोजीशन कि अगर हमारी स्टेट ने तय कर लिया कि नहीं आने देना तो टेक्निकली भी पॉसिबल है कि हम ना आने दें। हम ये बात कर रहे हैं, बॉर्डर इस तरह का हो जाएगा, फेंस हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा मैं फेंस का बताता हूँ, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में जो अफगान शहरी है क्यों उसको दरबदर कर रहे हैं? भाई UNHCR, ये UN जो रेफ्यूजी वाले, इनका ये काम है ना, बाकी दुनिया मिले वहां पे सिक्योर जोन बनाए, हम भी सपोर्ट करेंगे, व्हाई नॉट? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल हाथ धो बैठे, इसका मतलब अफगान शहरी इंसान नहीं है। हाँ, राइट, तो वो आपने करना है। फेंस का मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल फेंस है, वो 97-95% 97 हो चुका है, बट रेफ्यूजीज का मसला फेंस वाला नहीं है। रेफ्यूजी तो अगर बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएं लाख लोग तो आप क्या करेंगे? राइट, दैट्स द क्वेश्चन। इसलिए हम दुनिया को कह रहे हैं कि जनाब, और अगर ये हो गया तो हम इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते ना, अगर हो गया तो। देखिए मैनेजमेंट तो यही है ना कि फौरी तौर पे प्रीएम्प्टिवली अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर काम करे, या ये कह दे कि हमारे लिए अफगान इंसान नहीं है, हम तो नहीं ये करते, तो फिर मान तो लेना कम से कम। आज की तारीख में आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अभी तक नहीं है ना? नहीं। और ये वो बात है जो उमूमी तौर पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे भाई और बहनें हैं अफगान रेफ्यूजीज जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो। इसी मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये आपने सोर्स सुना, जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो इस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन आज अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है तो मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में कैसे हो सकती है? ये तो फिर खुला तजाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं आप लोग इतनी बातों को सीरियस क्यों ले जाते हैं। आप देखें तो सही कि एक शख्स जेल में है, उसके ऊपर तरह तरह के दबाव हैं, और उसके जो लाइफ स्टाइल था वो तब्दील हो गया, और फिर अभी जो हाजरा पानेज़ई की किताब आ गई, इसी तरीके से दीगर कुछ ऐसी मायूब बातें सामने आना शुरू हुई। खावर मानिका का जो सामने है, आ गया। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खावर
का जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा बैठे हैं, उनका इंटरव्यू आ चुका है, तो फिर ज़ाहिर है अब अवाम की तवज्जो एक दफ़ा फिर हटानी है। वैसे ही जैसे अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए साइफर का बहाना गढ़ा गया था और फिर बाद में उस साइफर को और उस अमेरिका को वो तमाम जो है वो बातों को खुद ही जो है गलत कह दिया और फिर आज फिर एक दफ़ा उसको जो है वो सही साबित करने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो शख्स जर्मनी और जापान की सरहदें मिला सकता है, जो अल्लाह माफ़ी दे सहाबाए कराम के हवाले से अजीब-अजीब गुफ्तगू कर सकता है, जो अभी ये ख़त को ही देख लें। पहली बात ये है कि अब अदालत कहाँ गई? क्या अदालत का पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पूछे कि ये ख़त कैसे आया और किस लिए आया और किस तरह आया और ये कैसे इसको जो है वो ज़ीनत बनाया गया और इसको पब्लिक किया गया? क्या बाकी भी जो लोग जेलों में बैठे हैं, उनको इसी तरह बयानबाज़ी करने की इजाज़त है? अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फिर दूसरी बात इसके अंदर जो बड़े अहम है, वो ये है कि ख़त के अंदर जो इस तरह से वो हिजरत को जिसको वो तशबीह दे रहे हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत मुबारका थी, वो किस मकसद के लिए थी? और वो एक बड़े अजीम मकसद के लिए और उसके साथ मिलाना, यानी कि कभी ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, वो उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो कैसे हुई और फिर वो तशबीह देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मैं बात नहीं कर सकता, वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम लोग हैं, अफ़गान बाशिंदे हैं, वो दुनिया में कहीं भी गैर कानूनी लोग हों, क्या उनको जो है वो आप वतन वापस नहीं भेजते, डिपोर्ट नहीं करते? और फिर पाकिस्तान ने ये एक फैसला लिया है और ये फैसला जो है ये आज का नहीं है, इसके अंदर इनकी हुकूमत की भी जो है वो कंसेंट शामिल थी। ये बाढ़ किसने लगवाना शुरू कर दी थी? अभी बताएं ना कि बाढ़ किसने लगवाई थी। फिर दूसरी बात यह है कि आप जो पश्तूनिस्तान का एक मुर्दा घोड़ा था, अब आप उसमें जो है वो दोबारा एक जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर का नजरिया था, उसने पश्तूनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ये उनके अल्फाज हैं कोट अनकोट। अब आप जो लोगों के अंदर, ये बड़ी अजीब व गरीब सियासत है, बड़ी गंदी हो चुकी है। यानी कि जब आप हुकूमत में हो तो सब अच्छा है, लेकिन अगर आप हुकूमत से बाहर हो तो आप जो है वो पाकिस्तान तोड़ने की, पाकिस्तान को कमजोर करने की, पाकिस्तान सर यहाँ तो सवाल अब कौमी सलामती पर, मुल्की सलामती पर आ गया, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पेशावर गैरिजन का जब आर्मी चीफ ने दौरा किया तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती आई है। फिर जो खुदकुश धमाके हुए पाकिस्तान में, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की थी। तो आपको लगता है ये तो मुल्की सलामती पर समझौता करने वाली बात हुई? देखें, कोई अगर आर्मी चीफ ने ना कहा होता तो क्या आपको और मुझे नहीं नजर आ रहा? क्या हमें नहीं मालूम? अच्छा चलें इस बात के ऊपर बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का क्या आलम कर दिया था, सीटीडी का क्या आलम कर दिया था। एक कप्तान फिर गया सीटीडी के बन्नू के थाने को जो है वो फिर जो जिन्होंने यरगमाल बना लिया था दहशतगर्दों ने, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी फैली और जिसको पूरे पाकिस्तान ने भुगता, वो किसके दौरे हुकूमत में थी? क्योंकि खान साहब की वहां तकरीबन 9.25 साल हुकूमत रही है तवातर के साथ। तो फिर उसके अंदर कोई वहां सीटीडी का बेड़ा गर्क हो गया। एक एसपी लेवल का उनका टोटल बंदा था। ये उनका जो उन्होंने पोल खोल के रख दिए कि जी 90% जो है वो तो सिर्फ तनख्वाहों के अंदर और पेंशनों में निकल जाती है, बाकी जो है 10% बजट मिलता है। तो फिर बजट किसने बढ़ाना था? दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया वॉरियर तैयार कर रहे थे। 1142 लोगों को आपने बिठा के जो है वो बकायदा 800 मिलियन का पाकिस्तान को टीका लगाया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज नफरतों के अंबार जो है पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक बुने गए। फिर आप ये बताएं कि जब बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब वहां ईरान में गए तो वहां ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी ईरान में हो रही है ये पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उनकी जानिब से हो रही है। खुदा का खौफ करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ केस बनवाना चाह रहे थे। और सर सिफारती ताल्लुकात अलग मुतासिर की है। जी, सिफारती ताल्लुकात तो जो हुए, फिर आपने अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट के अंदर, गालिबन ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट था या प्यू कॉर्पोरेशन, जहां आप गए और आपने कहा कि जो दाइश है उसको ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान के इदारों ने दी। क्या चाहते हैं भाई आप चाहते क्या हैं? आप किसकी ईमा के ऊपर ये खेल रहे हैं? ये तो यहूद और हनूद बात करते हुए अच्छे लगते हैं। ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और उस वक्त के मौजूदा वजीर आजम को ये बातें जेब नहीं देती थी, जिनका कोई ना सर था ना पैर था। अब दूसरी तरफ बात आती है, अब ये पश्तूनों के हवाले से जो बात आ रही है और कहा जा रहा है कि जी उन लोगों को जो है वो भाई पहली बात यह है कि जो हिजरत थी मक्का और मदीना के हवाले से जो बात थी, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी,
وہ ایک نظریے، وہ ایک کاز اور ایک برتر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بنیاد کے اوپر کی گئی، یہ جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے، اور اب آپ نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جگہ دی جائے۔ بھائی جی کیا آپ افغانستان کے اندر پاکستان کا آج ویزا لینے جائیں، روزانہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پاکستان کو ویزا نہیں دیا جاتا وہاں جانے کے لیے۔ حد یہ ہے کہ جو افغان باشندے ہیں ان کو پاکستان میں ہوتے ہوئے تکلیف ہے اور وہ افغانستان اور سر سوال یہ بھی اہم ہے کہ افغان بارڈر پہ حکومت نے روکا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ایسا تو نہیں، وعدے تو بہت کیے، باتیں تو بہت کی، لیکن اس پر عمل درآمد تو آج تک نہ ہوا۔ پاکستان میں تو اسی طرح سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بی بی، دیکھیں آج جو افغانستان کے حوالے سے جو خط آیا ہے، یہ بات ہو رہی ہے جس کی، مجھے یہ بتائے کہ پاکستان کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے وہ اس کا OIC کا جو غیر معمولی اجلاس تھا، افغانستان جب یہ فتح ہوا کابل، اس کے بعد 2021 کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں انعقاد ہوا۔ اس کے بعد مارچ 2022 کے اندر دوبارہ جو ہے وہ کانفرنس رکھی گئی، اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر تھی کہ جی افغانستان کو تسلیم کرنا ہے اور افغانستان کی مدد کرنی ہے۔ تو پھر خان صاحب سے میرا سوال ہے، آپ نے پھر تسلیم کر لیا؟ آپ نے انیشیٹو لیا؟ تو آج آپ کو یہ یاد آ گیا؟ آپ کو پہلے کبھی یاد نہیں آیا؟ آپ کو کبھی پہلے خیال نہیں آیا؟ اور جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے ہر وہ جی کام عبداللہ کیا جو صاحب ٹھیک افغانستان کے حوالے سے مختلف تھا، اور صحیح، آج آپ کو جب آپ باہر آ گئے ہیں تو آج آپ کو جو ہے وہ اچانک بالکل ایک نیا کارڈ آپ کھیل رہے ہیں، صحیح آپ کی سیاست فیل ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ٹھیک لوگوں کے متعلق ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں اور پشتونوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ دس از رانگ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے لیے مسلسل دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور اس سے سارے افغان مہاجرین کے انخلا کے معاملے پر اس طرح کا بیان سامنے آنا یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہم سے اس معاملے پر بات کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔